पिछला क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पढ़ा था और कुछ फार्मूला डेराइव किया था। अभी उसको एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या आपने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पढ़ा था आपने कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट था sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस एंड cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने पढ़ा था। सबसे बड़ी बात है कि हाइपोटेन्यूज क्या है। किसी भी एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या, कौन सा साइड होगा ट्रायंगल में, बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा साइड हम परपेंडिकुलर लेंगे, कौन सा साइड बेस लेंगे, कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज लेंगे। तो अगर ये चीज़ डिसाइड हो गया तो फिर आपके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री आसान हो गया। तो एक बार वो भी मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आप पिछला क्लास में पढ़ा था। मान लिया जाए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछला क्लास में बताया था कि मान लिया जाए कि ये थीटा है, इसके लिए मैं सारे रेशियो लिख रहा हूँ। रेशियो इसके लिए अलग हो जाएंगे, इसके लिए फिर अलग हो जाएंगे। तो हम अभी इसके लिए लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानने का तरीका है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। अब सेकंड चीज़, थीटा जो एंगल बना है दो साइड से मिलके बना है, एक ये साइड एक ये साइड। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि आप कब जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, आपका कहीं ना कहीं उसका बेस होता है, नींव होता है। उसी तरह से एंगल का भी एक बेस होगा जो उस पे बनेगा। ठीक है। मान लिया जाए कि ये एक बेस साइड है, एक ये साइड है। इसमें से दोनों में से कोई भी आप बेस मान सकते थे। क्यों? क्योंकि एक एंगल है। ठीक है। अभी हम इधर से अगर चलें तो इनिशियल ये हमारा बेस है और इस पे ये लाइन ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पे फाइनल पोजीशन हुआ। तो ये आपका एक एंगल बन गया। ठीक है। तो उस केस में ये बेस ले लिया। लेकिन हम अगर बोलें कि नहीं, साइड ये है, साइड ऐसे था, ऐसे बना, मतलब कि इनिशियल बेस पोजीशन ये था और ये ऐसे घूमा, फाइनल पोजीशन ये हुआ। दोनों कंडीशन में ये एंगल थीटा बनता है। तो उस केस में हम ये बेस ले सकते हैं। तो अभी आप, ये एक साइड है, एक ये साइड है, दोनों में क्या है कि आप किसी को भी बेस ले सकते थे। लेकिन पहले ही 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज इज डिक्लेयर्ड, देन जो रेस्ट साइड बचा इसको हम बेस बोलेंगे इसके लिए। और इसके जो सामने जो है, आप इधर में सामने जो देखोगे, खड़ा जो वाल है, एकदम खड़ा वाल, इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, वो आपका परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम इसके लिए बोले, मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल है, तब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ऑलरेडी होगा। ये अल्फा एंगल ये दो साइड से, इससे और इससे मिलके बना है। तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए, इसके लिए ये सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको हर बार ऐसे ही पहचान करनी है
और इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम साइन थीटा कॉस थीटा ये रेशियो निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका एक रेशियो हमने निकाला था। इसके बाद हम लोग फार्मूला निकाले थे। कुछ फार्मूला क्या था, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आया था, जो कि हमने डिराइव किया था। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हो। कॉस थीटा और सेक थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट टैन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 1 दे देगा। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। नेक्स्ट फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिराइव किया था 1। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिराइव किया था। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये डिराइव किया था। ठीक है, और एक लास्ट फार्मूला था कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है, अभी चलिए एप्लीकेशन के हिसाब से थोड़ा बात कर लें। अगर मान लीजिए कि आपको साइन थीटा दिया हुआ है और कोई पूछ रहा है कोसेक थीटा होगा तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं ये फार्मूला से। अगर ये दिया है कोसेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा निकाल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा दिया है तो टैन थीटा निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा दिया हुआ है कॉट थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि कैसे सर होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेट से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर स्क्वायर रूट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो वैल्यू आया वो आपको यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं भाई, प्लस माइनस लिखते हैं। जब तक मैं ये ना बताऊं कि माइनस कब लिखना है, आप अभी प्लस मान के चलिए। ठीक है, माइनस कब लिखना है मैं आगे बताऊंगा, अभी आप प्लस मान के चलिए कि आपको हर केस में प्लस लिखना है। ठीक है, माइनस कब लिखना है ये मैं डिस्कस करूंगा 2-3 क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी आप इतना पे अभी चलिए। तो इस तरह से मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉट थीटा दिया हुआ है तो कोसेक थीटा निकाल सकता हूँ। अब आपके पास में टैन थीटा निकालना है। मान लीजिए इस फार्मूले से साइन थीटा अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि साइन थीटा दिया हुआ है, कोई वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो कॉस थीटा क्या होगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गया कॉस थीटा का। आप क्या करोगे, बस खाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये आपका टैन थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। अभी यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आप लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाइए और मुझे आप भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे आप लोग भेजिए, मैं उसका आंसर आपको पर्सनली दे सकता हूँ या क्लास में बता दूँगा। ठीक है, चलिए अभी हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं
वो हम बताएंगे कि 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45, 30, 60, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप पढ़ लिए तो एक स्टेप ऊपर आते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब का मन में आ रहा होगा कि इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी हम देखिए कैसे, लेकिन वैल्यू निकालने के पहले मैं एक टॉपिक छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक नहीं बताने से आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है शेप एंड साइज में इक्वल हो, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। सर्वांग सम मतलब सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है शेप एंड साइज दोनों में इक्वल होना चाहिए। और इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में तो क्या होगा? सर्व अंग सम। मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब पार्ट, और सम मतलब बराबर, सभी अंग बराबर। तो ट्रायंगल के केस में जब बात करते हैं तो सर्व अंग सम मतलब कि सारे अंग बराबर। तो ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल का 3 साइड और 3 एंगल अगर बराबर हो गया दूसरे ट्रायंगल से, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अगर हम ऐसे रख देंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया, तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कौन कौन होता है। चलिए अभी हम एक ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। मान लिया जाए कि एक साइड है, ठीक है, एक साइड हम दे दिया 5 सेंटीमीटर का, एक यहाँ पे एंगल दे दें कि भाई ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से ऐसे बनाया 60 काटा, ठीक है। दूसरा एंगल आपको बोलें कि ये आपको 30 है, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। तो रेस्ट एंगल जो भी हो, ट्रायंगल का बनना तय है। अगर एक साइड दे दिया और 2 एंगल दे दिया तो एक फिक्स ट्रायंगल का बनना तय हो गया। देख लिया आपने, एक ट्रायंगल बन गया। कहने का मतलब हो गया कि एंगल, ये एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब जिस साइड पे 2 एंगल है वो ट्रायंगल फिक्स हो गया। एक साइड पे दोनों ओर उसका एंगल है, वो दोनों एंगल आपको एक फिक्स ट्रायंगल को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एंगल ये है और ये जगह कहीं और मिलेगा फिर दूसरा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए कहाँ पे कट कर रहा है, रियल कट करेगा वो आपको एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा और फिक्स ट्रायंगल होगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? एक मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिया, दूसरा लाइन लेट से कि 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ठीक है, और दूसरा 7 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर का। तो ये कट किया, एक फिक्स पॉइंट मिला, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इस केस में भी आपको एक फिक्स ट्रायंगल मिल रहा है। दैट मीन्स कि तीनों साइड का अगर लेंथ किसी और ट्रायंगल का साइड से मैच कर रहा है, सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा? चलिए थर्ड केस क्या है? एक साइड ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, एक एंगल मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है, ऐसे
ये 60 डिग्री का एंगल है, और 60 डिग्री का एंगल तो दिया हुआ है, और दूसरा साइड जो दोनों के बीच का एंगल 60 है, मान लिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर का है, कट कर लिया 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको मिल गया, इस साइड पे एक पॉइंट मिल गया। अब इसको मिला देंगे, ट्रायंगल फिक्स हो गया ना। ये भी कहने का मतलब कि दो साइड दिया हुआ है और एक तीसरा एंगल इसमें, दोनों के बीच में एक एंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल फिक्स ट्रायंगल बनता है। तो तीसरा केस क्या बन गया भाई, साइड एंगल साइड। ये तीसरा केस बन रहा है जहाँ पे कि फिक्स ट्रायंगल है। अगर सेम चीज़ साइड एंगल साइड दूसरा ट्रायंगल से भी बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। एक तीसरा केस है जो मैं बोलूँगा कि इसी का पार्ट है, मेरे हिसाब से इसी का पार्ट है। ठीक है, बट उसको RHS बोला जाता है। मैं वो भी दिखा देता हूँ क्या है RHS। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले ही केस हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल कहने का मतलब कि एक 90 डिग्री का फिक्स है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल है या एक साइड है, तो ट्रायंगल फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कैसे, राइट एंगल मैंने बना लिया, राइट एंगल बना लिया, बन गया ना। एक साइड का लेंथ दे दिया किसी का भी, चलिए किसी का भी लेंथ दे दिया, यहाँ से मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये लेंथ हो गया। और यहाँ से एक एंगल खाली बना दिया जाए, ऐसे करके एक एंगल बना दिया, अब जा कर के कट गया यहाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में भी अगर 90 आपको दे दिया पहले ही, तो एक एंगल तो फिक्स हो गया ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एंगल साइड एंगल का ये पार्ट है, बस खाली इसको नाम से इसको अलग कर दिया गया, बट पार्ट इसी का है। क्यों, देख लीजिए। या आप इसको हाइपोटेन्यूस का भी नाम दे सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, तो उसको अगर ऐसे कर सकते हैं तो ये दोनों हो गया एक एंगल, तो उस केस में भी आपको बराबर ही मिलेगा सब। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका कन्ग्रुएंसी हो गया। अब इस चैप्टर का मैं यूज़ करूँगा आपको जब एंगल का मैं वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री को अभी मैं छोड़ दूंगा, एक कैटेगरी में इसको फॉल करेगा, और 36, 30 और 60 एक कैटेगरी होगा, और तीसरा होगा 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको डील करूँगा। चलिए, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है भाई, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो साइड सबका बराबर हो जाएगा। जब साइड बराबर हो जाएगा तो एंगल भी बराबर हो जाएगा सबका। ठीक है, बराबर होगा ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बराबर होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी अल्फ़ा हटा देते हैं, 60 कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 60। अब एक एंगल तो 60 हो गया, बट 30 नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, 30 नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन 60 के लिए परपेंडिकुलर किधर है, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा, तो 60 डिग्री के लिए मेरे को पहले खोजना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कहाँ है। परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलिए बनाते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने होना चाहिए, इस एंगल के सामने होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वर्टेक्स से एक हम ऐसे खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। चलिए, अब ये 90 डिग्री का मेरा एंगल बन गया, तो ये 90 हो गया, ये सॉरी 90 60, तो ये कितना होगा, मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 60 प्लस 90,
और तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 90, ये दोनों इधर आ जाएगा तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री का। अभी अल्फ़ा हटा देते हैं, 30 डिग्री। इसी तरह से इधर भी 90 है, 60 है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया ये दोनों ट्रायंगल में। अब चलिए 60 डिग्री 60 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री। अब साइड देखिए एंगल, ये सॉरी ये है और ये दोनों बराबर है ये, तो पर कन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या हुए, ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी कन्ग्रुएंस होंगे। जब कन्ग्रुएंस होंगे तो इसका मतलब है कि इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड also विल बी इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे और इसका डिस्टेंस पहले ही मैंने बोला कि a है, तब क्या होगा, लेट से x है, x है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, तो 2x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो है हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, a/2। अब एक फ्रेश पिक्चर बनाते हैं ऐसा, ये a हो गया, ये a/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ABD। पाइथागोरस रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी पिछला क्लास में बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अभी यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर हो गया और बेस हम बोलेंगे ये 60 डिग्री के लिए, तो a/2 बेस लिख सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जो होगा क्या निकलेगा, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अभी एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर क्या हो गया, 3/4 a स्क्वायर, तो p इक्वल टू कितना हो गया भाई, √3/2a। नहीं समझ में आया? चलिए ये पी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अभी देखो तो अभी समझ में आ रहा है, √3/2a, तो ये कितना हो गया, √3/2a हो गया ना। अभी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी सब केस में होगा। और 30 डिग्री आप देख लो इधर से, ये 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा होगा, जैसा अभी पीछे थोड़ी देर में डिस्कस किया था, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है। तो अभी आप चलिए निकालिए वैल्यू। साइन 30 कॉस 30 tan 30 cot 30 sec 30 एंड कोसेक 30। ठीक है, कितना हो गया, साइन 30 इसके लिए निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, a/2/a मतलब 1/2, cos 30 √3 ये हो जाएगा बाई ए, कितना हो गया, √3/2। tan 30 के लिए क्या हो गया, a/2 परपेंडिकुलर एंड √3/2, तो कितना हो गया, 1/√3 आ जाएगा। cot 30 √3/2a/a/2 मतलब √3 हो गया। sec 30 अगर cos 30 आपका निकला है तो sec 30 आप ले लो, 2/√3 हो जाएगा और cosec 30 sin 30 का उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी आप फिट करोगे वैसे ही आएगा। ठीक है,
अब सेक 60 के लिए, सॉरी 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली आप देख लो, साइन 60, कॉस 60, tan 60, तो साइन 60 इसके लिए क्या हो गया भाई, √3/2 बाई ए, क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 60 1/2 ए और ए, तो कितना हो गया 1/2 कॉस 60, ये बेस। और फिर इसके बाद tan के लिए क्या हो जाएगा, √3/2 ए और हाफ ए, कितना हो गया √3। इसी तरह से cot 60 tan का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला मैंने बता चुका, तो 1/√3 हो जाएगा। sec 60 cos का उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और cosec 60 साइन के उल्टा हो गया, तो कितना हो गया 2/√3। आपका ये 2 निकल गया। मैंने बोला था ना कि कॉन्ग्रुएंसी बिना बताए नहीं समझ में आएगा, कॉन्ग्रुएंसी बताने के बाद आसान हो गया। अभी आप चलो 45 का देखते हैं, फिर यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी करेंगे कि नहीं करेंगे, देख लेते हैं। चलिए 45, कोई ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम बोल सकते हैं कि ये 45 है, बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, उसमें से 90 ऑलरेडी निकल गया, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90, उसमें से 45 ये हो गया इसका, तो ये भी 45 हो जाएगा ना। अब हम पूछें कि जिस ट्रायंगल में दो 45 हो, तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, जिसमें कि दो साइड बराबर होंगे। आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ लेना कि जब दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड भी बराबर होंगे। अब कौन कौन साइड बराबर होंगे, जिसके सामने पड़ता है ये साइड और जिसके सामने पड़ता है ये साइड। ये लेट से कि ए है, अब 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √a² प्लस a²। इतना तो अभी आपको पता चल चुका है, कितना हो जाएगा a√2, ठीक है। अभी आप चलते हैं कि 45 के लिए। अब देखिए, अब यहाँ से a√2 हो गया, a√2 तो साइन 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 कितना हो जाएगा, tan 45 कितना हो जाएगा, साइन 45। इसके लिए परपेंडिकुलर है, a/a√2 मतलब 1/√2 हो गया। कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस a/a कितना हो गया, tan 45 क्या हो जाएगा, cot 45, इसका ही उल्टा हो गया 1, और sec 45 क्या हो जाएगा, cos 45 का उल्टा, और cosec 45 क्या हो जाएगा, इनका उल्टा, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो 45 का हो गया, अब बचा किसका, ये हो गया, अब ये बचा। चलिए उसका बता देते हैं। चलिए, एक ये जनरल एंगल है, थीटा एक जनरल एंगल है, ठीक है ना। आप देखो कि ये एक लाइन है, ये लाइन जैसे जैसे मान लो कि नीचे आ रहा है, मतलब ये जैसे जैसे यहाँ आया, तो ये देखो तो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से ये लाइन खींचते हैं, ठीक है, लाइन खींच रहे हैं,
अभी ये लाइन यहाँ से ये हो गया। चलो ये एंगल, अभी ये जो लाइन है, अभी अगर मान लो कि यहाँ आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, न्यू पोजीशन पे परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ज़रा देखो तो कि जैसे ये इधर बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर पहले इतना था, अब इतना हो गया, छोटा होते जा रहा है। अभी अगर और इधर लेके जाएंगे तो परपेंडिकुलर इतना छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा 0 की ओर जा रहा है, वैसे वैसे परपेंडिकुलर भी 0 की ओर जा रहा है। और ये बेस ये है, थीटा के लिए बेस कौन सा है, ये, तो बेस बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो ये बेस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये लाइन के बराबर, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस जो होगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग अब शुरू करते हैं इसमें कि ट्रायंगल ये था एक थीटा, तो परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। थीटा अगर क्या होगा 0 हो गया, तब क्या होगा भाई, साइन 0 हो गया, और उस समय पी क्या हो जाएगा 0, तो 0 बाई एच क्या हो जाएगा 0, मतलब साइन 0 हो गया। इसी तरह से कॉस 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब जब कॉस 0 हो गया तो उस केस में क्या हो गया, 0 जब हो जाएगा तो बेस हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा, ये क्योंकि सट जाएगा, बेस और हाइट एक ही हो जाएगा, तो एच बी बाई, ये जो बी है वो किसके बराबर होगा, एच बाई एच 1। ठीक है, मतलब कॉस 0 कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए अब tan का वैल्यू निकालते हैं भाई। tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0, तो tan के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan 0 कितना हो जाएगा, p 0 के बराबर हो जाएगा और b h के बराबर हो जाएगा, तो 0 हो गया, tan 0 क्या हो गया 0। सिमिलरली cot 0 कितना हो गया, cot 0 मतलब 1 बाई tan 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। सेक 0 1 बाई कॉस 0 मतलब 1 बाई 1, ये 1 हो गया। कोसेक 0 क्या हो जाएगा भाई, कोसेक 0 1 बाई साइन 0, तो 1 बाई साइन 0 का मतलब ये इन्फिनिटी के बराबर हो गया। तो आपको सारे वैल्यूज मिल गए। अब हम लोग 90 डिग्री पे चलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा, चलिए जस्ट इसका उल्टा है 90 डिग्री। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, पहले थीटा एंगल घूम के आ गया, तो उस समय ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। अब ये जो थीटा है, मान लीजिए कि धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, नया परपेंडिकुलर ये हो गया। मान लीजिए कि और बढ़ते 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 यहाँ आ गया, तो नया परपेंडिकुलर ये हो गया। आप क्या देख रहे हो, परपेंडिकुलर बढ़ते जा रहा है और बेस छोटा होते जा रहा है। अगर ये 90 डिग्री हो जाता तब ये बेस क्या होता, यहाँ आ जाता, बेस इज इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते p इज इक्वल टू एच के बराबर हो जाता। यही उसमें रख देना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फिगर में देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, अभी चलिए थीटा के लिए,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए थीटा 90 होगा, थीटा जब 90 की ओर जाएगा, तब जब थीटा 90 की ओर जाएगा तो P किधर जाएगा भाई, H के बराबर होगा, और B किधर जाएगा, B इधर 0 के बराबर होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इक्वल टू P का वैल्यू H, और H ऑलरेडी 1, कॉस 90 B बाई H था, तो B का वैल्यू 0 बाई H मतलब 0, tan 90 का वैल्यू जो होगा P बाई B मतलब P का वैल्यू कितना हो जाएगा, H के बराबर, और B का वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉट 90, तो 1 बाई 90 कर दे, 1 बाई tan 90 हो गया, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कोसेक 90 क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 1 बाई 1, तो 1 हो गया। कॉस 90 मतलब इसका सेक 90 कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस 90 मतलब 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 0, 30, 45, 60, 90 का ही वैल्यू है। आप जब अपर क्लासेस में जाओगे, और ये तो सिर्फ 9th 10th के लेवल पे है, 11th 12th और आगे भी जाओगे तो आपको 120 डिग्री का भी वैल्यू निकालने को मिलेगा, जो हम आगे क्लास में आप लोग को तुरंत बताएंगे। 150 का भी मिलेगा, 135 का भी मिलेगा, 180 का मिलेगा, 215 का भी मिलेगा, 270 का भी मिलेगा, 360 का भी मिलेगा। मतलब आप 15 का मल्टीपल आसानी से आराम से हो जाएगा। 15 का मल्टीपल जितना करोगे आप फार्मूला से हम लोग को मिलेगा। ऐसे एक चार्ट होता है, उस चार्ट में डेसिमल का भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग वो चार्ट से नहीं जा रहे हैं, फार्मूला और आप देख रहे हो डेरिवेशन के आधार पे 15 का मल्टीपल के आसपास मैं करूँगा जितना कर सकता हूँ। 15 का मल्टीपल क्या हो गया, 0 के बाद 15, 30, 45, 60, 75 डायरेक्ट ट्रायंगल से तो नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग डिराइव कर सकते हैं भाई फार्मूला। वो फार्मूला आगे जाके हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इतना ही समझिए कि ये आप जब कर लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इससे भी ऊपर का वैल्यू पढ़ेंगे। तो एक बार समराइज कर दे वैल्यू का, जो आपके लिए आसान हो जाएगा कि वैल्यू कैसे कैसे था याद करने के लिए। ये हमारा आज का मेमोरेबल चीज़ होगा, जो टेबल बनाएंगे। चलिए, टेबल बनाने के लिए हमने 0 बनाया था, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे क्या रेशियो था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, 0 पे आपका वैल्यू आया था 0, ये आया था 1/2, ये आया था 1/√2, ये आया था √3/2, ये आया था 1। ये शायद आपको वैल्यू याद करने में दिक्कत हो सकता है, तो क्या करिए, 0/4, 1/4 और 2/4, 3/4 एंड 4/4 और सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, ये कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी आप देख लो, आसान हो गया याद करने में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन का याद करने के लिए हो गया। अब सेकेंड लाइन में कैसे रखेंगे, सेकेंड लाइन में आप ऐसे टेबल रख लिया। सेकेंड लाइन में रखने के लिए आप इधर से इसको लिखते जाओ, उधर का वैल्यू 1,
नेक्स्ट √3/2 हो जाएगा, नेक्स्ट 1/√2, ये आ जाएगा फिर 1/2, फिर आ जाएगा ये 0। tan का क्या होता है, sin/cos, तो आप 0/1 0, ये बाई ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये बाई ये कितना हो गया 1 हो जाएगा, ये बाई ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये बाई 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो आप इधर से इधर आ जाओ या इसी को उल्टा ले लो, दोनों में से कोई कर सकते हो। तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 तो √3, 1/1 1, √3 1/√3, 1/∞ 0। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब इन्वर्स। 1/1 1, √3 तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2/√3, एक कितना हो जाएगा √2, एक कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया इन्फिनिटी। कोसेक साइन का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1। ये एक चार्ट हो गया, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखो, नंबर लाइन पे देखोगे, नंबर लाइन पे ये 0 से 1, मतलब अगर ये 0 है ये 1 है तो साइन का वैल्यू सिर्फ इतना इतना में आएगा। कॉस का वैल्यू भी 0 और 1 इसके बीच में वैल्यू आ रहा है। tan का वैल्यू देखिए 0 से इन्फिनिटी, मतलब पूरा इन्फिनिटी तक 0 से। कॉट का भी 0 से इन्फिनिटी तक, ये पूरा वैल्यू। सेक का 1, यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिटी, 1 से जाएगा इन्फिनिटी तक। कोसेक का यहाँ से लोगे तो 0, ये 1, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये चार्ट के हिसाब से आप देख लो कि यहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो जस्ट इसका इन्वर्स सेक और कोसेक में 1 से बाहर, ठीक है। और tan और कॉट 0 से इन्फिनिटी तक में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। चार्ट में आप देख रहे हो, बट ये अभी आप जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में देख रहे हो। जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, जो अभी बताया नहीं है, ये -1 तक भी होता है, ये भी -1 तक भी होता है, ये -इन्फिनिटी तक tan का चल जाएगा, कॉट का भी -इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे जो 1 से इन्फिनिटी तक देख रहे हो, ये -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका भी -1 से इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये आधा पार्ट आप अभी पढ़े, आधा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या उसके बाद वाला क्लास में आएगा, ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वैल्यू वाइज देख लिए, चार्ट वाइज देख लिए, और आपका नेक्स्ट हम लोग आगे आने वाला जो होगा इनइक्वालिटी में भी हाथ आजमाएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कि इनइक्वालिटी क्या होता है। बट पूरा वीडियो देखिएगा तो ही सीखिएगा, नहीं सीख पाइएगा ऐसे। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट करिए, और अगर आगे और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है इतना चीज़ में तो आप हमें कमेंट करिए, हम जवाब देंगे उसका। ज़रूर होगा तो हम आपको फिर से समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय और खुश रहिए।